तो इसमें थोड़ा वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में देखेंगे कि अभी वर्ल्ड में क्या चल रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली जो हुआ है ट्रम्प का इधर सऊदी यूएई इधर दौरा हुआ है। उसके बाद जो अभी ईरान के साथ अमेरिकन का चल रहा है, जो वो डील को क्रैक करना चाहते हैं। डील क्या कह सकते हैं कि ईरान पे जो सैंक्शन जो भी है उसको ईरान ख़त्म करवाना चाहता है। दूसरा अमेरिकन चाहता है कि भाई तुम अपना ये न्यूक्लियर वाला अपना जो सपना है उसको तुम ख़त्म करो, तो उसको देखेंगे। उसके बाद एक न्यू डेवलपमेंट ये हुआ है कि सीरिया के जो अभी नया जो वहाँ का चुना गया है अल-शारा जो भी है वो, उसको देखेंगे किस तरह से वेस्ट ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया। तो ये देखेंगे। उसके बाद तीसरा ये इश्यू देखेंगे कि अभी इज़राइल और हमास के बीच में जो चल रहा है, तो उसमें यूएसए का किस तरह से क्या पॉलिसी रहा है, किस तरह से अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट जब आया था इधर अरेबियन पेनिनसुला में आया, उसके बाद इज़राइल के बारे में उसका कोई स्टेटमेंट नहीं था, ठीक। और उसके बाद इज़राइल का जो मतलब जो उसका एक्शन होना चाहिए वो किस तरह से फिर एक न्यू डायरेक्शन में इवॉल्व कर रहा है, वो देखेंगे। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि जो भाई अभी यूरोप में क्या चल रहा है। जैसे ही मतलब जब से ट्रम्प आया है, ट्रम्प के आने के बाद जो यूरोपियन है उसका किस तरह से एक मोह भंग हुआ है अमेरिकन से। फिर उसके बाद देखेंगे कि मतलब रशियन यूक्रेन के बीच में जो कह रहे हैं कि अब हो गया, अब डील हो गया, अब पीस आ जाएगा, अब सीज़ फायर हो जाएगा, उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद चाइनीज़ के बारे में देखेंगे कि जो एक रिटेलिएशन टैरिफ वाला टैरिफ वॉर चल रहा है, तो उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है। ट्रम्प जो एक कहते हैं बड़बोलेपन में आके ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इसका नाम बदलो, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इसका नाम बदलो, ये बड़बोलेपन पे आके कुछ बोल देता है, फिर उसके बाद वो पीछे हो जाता है। ठीक, उसके बाद ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि भाई ट्रम्प का जो एक लिबरेशन डे जिसको बोलते हैं, जो टैरिफ वॉर में उसने लेके आया था, टैरिफ लगा दिया था, उसके बाद अमेरिकन इकोनॉमी पे किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ा है। और जो वहाँ का जो फेडरल रिजर्व का जो चीफ है, उसका और ट्रम्प के बीच में किस तरह से बीच में मनमुटाव जैसा हो गया था। फिर उसके बाद ये देखने की कोशिश करेंगे कि मतलब ये बांग्लादेश बांग्लादेश किस तरह से अभी छरपटा रहा है। जैसे इंडिया ने कुछ उसको अपना एंटीबायोटिक देना स्टार्ट किया है, तो फिर बांग्लादेश का अंदर एक छटपटाहट सी आ गई है। अब बांग्लादेश का जो इशू है, ना तो चाइनीज़ के लिए इम्पोर्टेंस है और ना अमेरिकन के लिए इम्पोर्टेंस है, क्योंकि चाइनीज़ जानता है कि बांग्लादेश का जो एग्जिस्टेंस है विदाउट इंडिया कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, चाइना भी जानता है। ठीक, तो बांग्लादेश ने जैसे बोर दे रहा है, जैसे कि एक तरह से जाके चाइनीज़ को बोलता है कि भाई सेवन सिस्टर, ये तो चाइना भी जानता है कि भाई वी आर द न्यूक्लियर कंट्री, वी कांट बी इंटरवेन इन द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। वो भी जानता है, तो चाइना भी समझता है। तो बांग्लादेश की जो छरपटाहट है उसको देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक न्यू है जो डेवलपमेंट हुआ है, जैसे रोमानिया रोमानिया में जो अभी हुआ है, उसके बाद नेटो नेटो का क्या है, फ्रांस का बोला जाता है किस तरह से मतलब इंटरवेंशन है रोमानियन इलेक्शन में। और जो ये आपका टेलीग्राम का जो है डुरोव, उसने बोला है जो भाई फ्रांस ने किस तरह से इंटरवीन किया है, वो देखेंगे। फिर तो यही अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चल रहा है, तो इसी को देखने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं। देखिए, जो अभी यूएसए का जो दौरा हुआ था इधर अरब अरब में, तो इसको आप 3-4 पॉइंट पे देखेंगे। यदि इसको आप देखेंगे कि जियोपॉलिटिक्स और अदर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जियोपॉलिटिक्स और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है नहीं रखता है। क्योंकि जो वहाँ के एक जियोपॉलिटिक्स है वो पहले से ही एकदम डिसाइडेड है, और वहाँ पे ना कोई नया प्लेयर आया है, ना ही कोई नया डेवलपमेंट हुआ है। जो भी है वो एज इट इज़ जो पहले था वही चल रहा है। जैसे कि अभी इजराइल है, तो इजराइल को ये तो सब जानते हैं कि वेस्ट सपोर्ट करता है। जो हूती है ईरान के इधर यमन में जो हूती रेबल्स है, उसको सब जानते हैं कि जो भाई इसको ईरान सपोर्ट करता है। सऊदी है और यूएई है, ये सब का न्यूट्रल स्टैंड है। मतलब
दिल से चाहते हैं कि जो भाई ये इजराइल पैलेस्टाइन वाला ये ख़त्म हो, लेकिन उसका न्यूट्रल स्टैंड है, वो कुछ ऐसे करते नहीं। तो यहाँ पे कोई जो पॉलिटिक्स डेवलपमेंट कुछ है नहीं यहाँ पे। चाइनीज़ का देखो, वर्ल्ड का जो बड़ा बड़ा पावर है, जैसे चाइनीज़ है उसका कोई है नहीं, रशियन है वो अपने लगा पड़ा है, अपना इशू में लगा पड़ा है। तो ये मतलब जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो ट्रंप का इधर अरब में जो घूमना हुआ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं। हाँ, इकोनॉमिक फ्रंट पे देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन कुछ कुछ एक्सपर्ट आपको बोलेंगे कि जो भाई, एक्सपर्ट क्या, जो मतलब नए नए मतलब न्यू न्यू डिप्लोमेट, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत डिप्लोमेट हो गया है ना, बहुत डिप्लोमेट की कमी नहीं है। देखो चाइनीज इधर देखोगे आप, कहाँ कह रहे हैं, हाँ, मिडिल ईस्ट में। तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इससे क्या होगा कि इससे क्या होगा कि ईरान और यूएसए का जो भी डील है वो क्रैक हो जाएगा। डील क्या है, ईरान को मना लेगा यूएसए और उसका यूरेनियम इनरिचमेंट को ख़त्म करवा देगा। ठीक। और न्यूक्लियर का जो ईरान ने यूरेनियम न्यूक्लियर का जो उसका सपना है, उसको अभी ठंडे बस्ते में डलवा देगा ये यूएसए। समझ गया। तो इससे क्या होगा जियो पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो इजराइल का जो एक डोमिनेंस है, इजराइल का जो डोमिनेंस है अरब में, वो हमेशा बना रहेगा। ठीक। वो बना रहेगा, लेकिन ये जो है ये इसमें कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। क्योंकि जो ईरान है, ईरान जानता है कि जो भाई हमें यहाँ का लीडर बनना है और हमें इजराइल को कंटेन करना है। तो ईरान और यूएसए का डील हो भी जाएगा तो वो डील ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। ये 100% होने वाला है। यदि कोई डील हो भी गया तो वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाला है नहीं। क्योंकि ईरान जानता है कि जो भाई ईरान का जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है या अरब का पॉलिटिक्स है, अरब के पॉलिटिक्स में ईरान का एग्जिस्टेंस यही है कि हम हैं शिया का हेड हैं, शिया का हेड हैं। और दूसरा जो हिजबुल्लाह हो गया, ठीक, या फिर हूती हो गया, ये सब मेरा एलाई है। एलाई क्या मतलब, मैं इसे पाल रखा हूँ और जो मेरा इंटरेस्ट है मैं इसके थ्रू पूरा करूँगा ही करूँगा। और जो इजराइल का एक दादागिरी है यहाँ पे, फिलिस्तीन और इधर गाजा में लेकर, इसको मैं ख़त्म करूँगा। ठीक। और इजराइल, तो इसके लिए उसे क्या चाहिए, कन्वेंशनल वॉर में कभी भी टिक नहीं पाएगा, कन्वेंशनल वॉर में टिक नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे ही कन्वेंशनल वॉर में आता है तो इजराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिकन और वेस्ट हमेशा रहता है। अभी आप देखे होंगे, जैसे रेड सी क्राइसिस हुआ था तो उसमें हूती ने जिस तरह से जो भी ट्रेड मतलब शिप, कमर्शियल शिप जा रहा था इधर रेड सी से, तो सब पे अटैक कर रहा था। तो उस टाइम अमेरिकन हो गया, ब्रिटिश हो गया, फ्रेंच हो गया, सब आके हूती के ऊपर अटैक किए। ठीक। तो कन्वेंशनल वो टिकेगा नहीं, ईरान। समझ गए, क्योंकि इजराइल का बहुत सारे सपोर्टर है। तो वो चाहता है एक न्यूक्लियर डेटरेंस लेके आए। न्यूक्लियर डेटरेंस मतलब वर्ल्ड में कोई भी दो न्यूक्लियर कंट्री कभी भी फाइट नहीं करते हैं उस लेवल तक जिसमें कि एक कंट्री का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो ऐसा कोई फाइट होता नहीं है। ठीक। एक्सेप्ट अभी ऑपरेशन सिंदूर ही है कि जो इंडिया एक ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में ऐसा बना कि इवन जो अपने अपोनेंट जो एडवर्सरीज है उसके पास न्यूक्लियर आर्म्स रहते हुए भी हम उसके जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन था उस पे हमने अटैक किया। हम उसके कंट्री के जो कैपिटल है वहाँ पे जाके अटैक किया। जो खान यूनुस है वो सब कितना, वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, रावलपिंडी इस्लामाबाद का पास ही है, हम वहाँ पे जाके अटैक किए। तो इंडिया का एक अलग मैटर है, इंडिया की कैपेबिलिटी वर्ल्ड में एक अलग लेवल पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद गया है, एक अलग लेवल पे। ठीक है। लेकिन इन जनरल जो होता है नहीं होता है। ठीक है। तो यदि इजराइल के पास न्यूक्लियर है, यदि ईरान के पास हो जाएगा तो इजराइल और ईरान मतलब ये फिर कभी भी वॉर होता है तो न्यूक्लियर लेवल पर चला जाएगा तो फिर वर्ल्ड आके इस दोनों के बीच में शांति करवा देगा। ठीक। इससे क्या होगा, जो ईरान का जो इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट है उसका फिलिस्तीन के अंदर। तो फिलिस्तीन को अपना जो है स्टेटहुड है उसको वो दिलाएगा और फिलिस्तीन के अंदर जो हमेशा इजराइल का अटैक होता है वो बंद होगा। ठीक। जो गाजा है जिसमें कि हमास है, वो
हमास को प्रोटेक्ट करेगा अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला के थ्रू, ठीक, जो ईरान का मानना है, अकॉर्डिंग टू ईरान मानना है। इससे क्या होगा, जो इजराइल के अंदर जो क्राइसिस है वो बढ़ेगा आने वाले, इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आएगा, ठीक, क्योंकि मान लो इस तरह से जैसे हम अभी ईरान के पास न्यूक्लियर रहता और जिस तरह से हमास ने अटैक किया अक्टूबर में और 1200-1300 लोगों को मार दिया, उसके बाद जो रिटेलिएशन हुआ है इजराइल की तरफ से, ये रिटेलिएशंस यदि ईरान के पास जिस लेवल का इजराइल ने रिटेलिएट किया हमास को, ये रिटेलिएशन यदि ईरान के पास न्यूक्लियर रहता तो ये इतने लेवल पे रिटेलिएशन होता नहीं। उससे क्या होता है, जो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बना रहता, उसे पाल पोस कर ईरान खड़ा करता और अपना इंटरेस्ट पूरे मिडिल ईस्ट में पूरा एकदम स्मूथली चलाता, ठीक। तो अमेरिकन या वेस्ट का यही है, जो भाई ईरान को कभी भी, ईरान के पास में न्यूक्लियर आर्म्स नहीं होना चाहिए। तो अभी जो यमन है, ये ओमान है, ओमान में अभी अमेरिकन एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो अभी 3-4 राउंड के बात हुआ है, लेकिन ईरान कह रहा है कि जो भाई ये यूरेनियम का जो इनरिचमेंट है, यूरेनियम देखो, यूरेनियम का जो इनरिचमेंट है, जो वेपन ग्रेड क्या होता है, जब यूरेनियम 235 का परसेंटेज जो 97 के प्लस चला जाता है तो वो वेपन ग्रेड में आ जाता है, ठीक। और यूरेनियम 235 का परसेंटेज एनर्जी लेवल के लिए 3 से 4% तक, यदि यूरेनियम इतना परसेंटेज रहता है 235 आइसोटोप्स, इतना परसेंट पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो सकता है। तो ईरान कह रहा है कि जो भाई आप यदि हमें टोटली इनरिचमेंट के लिए बैन कर दोगे, उस पर सैंक्शन लगा दोगे, तो हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। तो टोटली इनरिचमेंट को रोक नहीं सकते हैं, कुछ हाँ डिपेंड करता है यहाँ पे कितना परसेंटेज पे जाके डील फाइनल होगा, वो आने वाले टाइम में देखा जाएगा, ठीक। देखो ईरान और यूएसए का जब आप देखोगे, थोड़ा सा हिस्ट्री देखोगे, तो ओबामा के टाइम में जेकोपा हुआ था, ज्वाइंट प्लान कॉम्प्रहेंसिव एक्शन प्लान हुआ था, ठीक है, जेकोपा हुआ था, ठीक। ये जेकोपा भी वही था जिसमें कि यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर था। उसमें दे रखे थे जो यूरेनियम 235 आप कितना परसेंट कर सकते हो, 238 कितना परसेंट कर सकते हो, सेंट्रीफ्यूग के बारे में था, एक सब मतलब मतलब एक तरीके से एक पैरामीटर बन गया था, और पैरामीटर के अकॉर्डिंग ये था कि ईरान न्यूक्लियर आर्म्स के डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ठीक। लेकिन जो जब ये ट्रंप आया फर्स्ट टर्म में, तो ट्रंप फर्स्ट टर्म में आने के बाद उसने IAEA को, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके हवाले से बोला कि जो भाई IAEA कह रहा है कि जो मतलब ईरान जो है वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट वेपन ग्रेड पे ले जा रहा है, तो इसलिए हम इसमें रहेंगे नहीं। तो जेकोपा से बाहर निकल गया था ट्रंप फर्स्ट टर्म में आके, ठीक, समझ गया। उस टाइम आप देखे होंगे जो इजराइल का जो मतलब एजेंसी है, मोसाद ने बहुत सारा ऑपरेशन किया था ईरान के अंदर। जो इसके एक बहुत फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट था ईरान का, उसका मर्डर हुआ था। मर्डर कैसे हुआ था, ये बहुत रोचक है। मर्डर ऐसे हुआ था कि वो कार से जा रहा था, ऐसे करके कार से जा रहा था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, और दो बाइक पे चढ़ा हुआ आदमी आया, उसने शूट किया, मर गया, बस पता ही नहीं चला ये जो बाइक से आया वो कहाँ गया। तो ये तो एक कहानी है। इसके अलावा बहुत सारे उसके जो न्यूक्लियर फैसिलिटी में जो लगे हुए थे सारे स्टाफ अलग लेवल पे जो भी था, सबका असैसिनेशन करवाया ईरान, मतलब मोसाद का बहुत उसमें रूल था, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे ये चल रहा है। अब देखते हैं जो इसमें इस यहाँ पे डेवलपमेंट कहाँ तक जाता है, ठीक। देखिए, अब देखते हैं जो ट्रंप का अभी हुआ है, चाहे UAE आया या फिर सऊदी और कतर गया, ठीक। तो इस समय जो गया है, तो मेन या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो UAE के साथ जो हुआ है, तो UAE के साथ, सऊदी के साथ लगभग $140 बिलियन का मिलिट्री डील हुआ है, जिसमें 140 बिलियन का ये आर्म्स खरीदेगा। कहाँ से खरीदेगा? यूएसए से, जिसमें हो गया जब मतलब लेटेस्ट जनरेशन का फाइटर जेट हो गया, मिसाइल्स हो गया, ड्रोन हो गया, जितने भी होते हैं इक्विपमेंट, वो। अब आप देखेंगे जो भाई सऊदी इतना आर्म्स की तरफ क्यों जा रहा है, तो ये इक्वेशंस आप सऊदी और ईरान के इक्वेशन से आप देख सकते हैं। तो अभी जो डील हुआ है 140 बिलियन का, इसमें ये डील हुआ। फिर UAE के साथ हुआ है, ठीक। उसके बाद कतर के साथ, तो ये सब मिला के लगभग 2 ट्रिलियन $2 ट्रिलियन का डील हुआ है।
ये डील में जो आप देखेंगे तो एक चीज़ ये है कि जो इसमें डील है वो है किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक, चिप्स के लिए, ठीक, चिप जो होता है, चिप, उसके बाद आपका हो जाएगा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहा है उस पे डील हुआ है, उस पे। तो मतलब इतना इन्वेस्टमेंट ये सारे कंट्री कहाँ करेंगे, $2 ट्रिलियन के लगभग ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा, यूएसए में करेगा। यूएसए में किस सेक्टर में करेगा, ये न्यू सेक्टर, मतलब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो नया नया सेक्टर आया, रोबोटिक्स हो गया, इस सब में ये इन्वेस्टमेंट करेगा। अभी देखिए अमेरिकन कंपनी जो है, जैसे कि निविदिया हो गया, निविदिया हो गया जो चिप्स के लिए जाना जाता है, चिप के लिए निविदिया सेमीकंडक्टर, इसके लिए जाना था, निविदिया हो गया, बहुत सारे जो उसकी कंपनी है उसमें ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। देखो इसके पीछे जब देखेंगे तो ये अभी इकोनॉमिक फ्रंट पे यही हुआ है। थोड़ा इसको रिलेट कर लेते हैं, इसको रिलेट करना इसीलिए ज़रूरी है कि आप यदि देखोगे अभी जो ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका और यूएसए और चाइना के बीच में, चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, उससे जो यूएसए की जो इकोनॉमी है उसमें जीडीपी ग्रोथ जो है वो नीचे चला गया, कॉन्ट्रैक्शन फेज में, मतलब जीडीपी ग्रोथ नीचे गया है, ठीक। जीडीपी ग्रोथ नीचे जाने के साथ साथ वहाँ पे इन्फ्लेशन भी देखा गया, इन्फ्लेशन भी है, ठीक। उसके बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो मिली नहीं, क्योंकि जो ट्रंप का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें यही था कि जो भाई जो चाइना से जो ये चीप, मतलब जो सस्ती गुड्स आके अमेरिका के अंदर सारा डंप हो रहा है, ठीक, उससे जो मिडिल स्केल का जो इंडस्ट्री होना चाहिए उसका मतलब डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, ठीक। तो हम ये चाइनीज गुड्स पे क्या लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे और अपने यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसको हम डेवलप करेंगे। अमेरिकन का इंडस्ट्री किस लेवल का, हाईटेक इंडस्ट्री है, ठीक, लेकिन जो एक कंज्यूमर गुड्स होना चाहिए, कंज्यूमर गुड्स होना चाहिए, चाइना अमेरिकन के आप देखोगे तो वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, छोटा छोटा जो जो मतलब कह सकते हैं, मतलब लोगों को डोमेस्टिक यूज के लिए जो सामान की जरूरत होती है वो सब चाइना से आता है, ठीक। और वो इंडस्ट्री जो है ना, वो उसमें क्या होता है, जो लेबर इंटेंसिव है और उसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उससे जनरेट होता है, लेकिन सारा बन के कहाँ से आ रहा है, चाइना से। तो होता कि यहाँ पे जॉब क्राइसिस या जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी है नहीं, तो हमें यूएसए का यही मानना था, जो हम भाई हम एक टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ लगाने के बाद वहाँ का गुड्स आएगा नहीं और हम अपना इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। तो इस डायरेक्शन में यदि देखोगे तो ये जो अभी 2 ट्रिलियन का जो अभी जो इन्वेस्टमेंट होगा इधर इस कंट्री से यूएसए में, तो इस डायरेक्शन में अब इसको पॉजिटिव में देख सकते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जाएगा यदि हाईटेक इंडस्ट्री में जाएगा, तो हाईटेक इंडस्ट्री में ये इन्वेस्टमेंट जाने से तो क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी रहेगा मार्केट में बढ़िया, लिक्विडिटी मार्केट में रहेगा, तो लोगों के पास क्या होगा कि ये छोटा छोटा जो इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का एक ज़्यादा चांस मिलेगा, तो वहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ और बढ़िया होगा किसमें, जिससे वो चाइनीज़ को और मतलब कंटेन कर सके, चाइनीज़ को और मतलब उसको काउंटर कर सके, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जो होता है उस लेवल पे, ठीक है। इसको इस पॉइंट से भी आप देख सकते हैं, लेकिन अब आगे देखेंगे जो भाई ये टैरिफ वॉर तो खत्म हो गया, हाँ, तो उसको हम जब चाइनीज और यूएसए का जब देखेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए, फिर कतर गया, कतर, ठीक। इसमें एक नया डेवलपमेंट ये देखने को मिला कि जो भाई जब से सीरिया के अंदर, जो सीरिया है, सीरिया के अंदर ये अलसरा आया है, ठीक, अलसरा आया है, जो कि ये जो पहले था वो क्या था, एक अलकायदा का, अलकायदा का जो एफिलिएट ग्रुप था, अल नुसरा, अल नुसरा, अल नुसरा उसका ये हेड था, अल नुसरा, अल नुसरा में काम करता था ये, समझ गए, अलकायदा का ही ब्रांच था, समझ गए, अल नुसरा। इसने क्या किया, बशर अल असद को यहाँ से भगा दिया, समझ गए। अब देखिए इस टाइम में हुआ क्या, जब बशर अल असद यहाँ से गया तो बशर अल असद को सपोर्ट कौन कर रहा था, बशर अल असद को सपोर्ट कर कौन रहा था, इसको सपोर्ट करने वाला जो था रसिया था, ठीक, ईरान भी थे, रसिया और ईरान दोनों था, ठीक। लेकिन उस टाइम हुआ क्या कि ईरान तो फंसा हुआ था किस में, ईरान का अपना इधर हमास को सपोर्ट करने में लगा हुआ था, ईरान इजराइल के साथ फंसा हुआ था। आज से 2-3 महीना पहले देखे होंगे जो इजराइल ने अटैक किया था
ईरान ने अटैक किया था इजराइल पे, तो इजराइल ने कैसे हमास के लीडर को जाके उसमें मारा था, ईरान में आया था। जब ईरान का जो प्रेसिडेंट था वो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारा गया, तो फिर हमास का जो टॉप कमांडर था, टॉप लीडर था, वो आया था, उसमें जाके इजराइल ने मारा था। मतलब इस तरह का चल ही रहा था उस टाइम में। उसी टाइम में बशर अल असद को क्या किया, यहाँ से भगा दिया। रसिया जो था वो अपने यूक्रेन के साथ फंसा हुआ था, तो ना रसिया आया और ना ईरान आया बशर अल असद को सेव करने के लिए। ठीक, टर्की का एंगल यहाँ पे नहीं देखने की जरूरत है, यहाँ पे वो नहीं देखेंगे। तो जो ये अल सराह जो आया है, वो उसका जो कह सकते हैं, जैसे कि आप देखोगे तालिबान जब से आया है पावर में, तो तालिबान में एक चीज़ देखा जा रहा है कि वो जो कहते हैं कि रेडिकल वाला तालिबान, और रेडिकल जो उसकी आइडियोलॉजी है, जो मतलब कह सकते हैं जो शरिया है, ये सब पूरे तरीके से एग्जीक्यूट कर देना और सब ये सब नहीं। तालिबान भी जानता है जो अभी मॉडर्न टाइम में यदि हमको एग्जिस्टेंस में रहना है, हमको यहाँ पे यदि रहना है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, तो हमें जो दुनिया में है उससे कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। तो वो भी जानता है, तो तालिबान भी स्मूथली आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से ये जो अल सराह भी आया है, उसने भी क्या किया, जब यहाँ पे आया तो ये आपका कह सकते हैं सीरिया के अंदर रसिया का एक पोर्ट है, रसिया एक सीरिया के एक पोर्ट को यूज करता है। तो अल सराह उसने भी आया, तो वो बोला कि जो भाई जो रसिया का जो भी एसेट्स है यहाँ पे, जो भी पोर्ट है, उसको हम डैमेज नहीं करेंगे। ठीक, समझ गए। उसके बाद जितने भी रेबल्स हैं उसको भी बोला कि जो भाई तुम हथियार रख दो और आओ इस गवर्नमेंट को मिल के चलाते हैं। तो एक कह सकते हैं ना, जो मतलब उसका मेन करना है कि जो भाई सब मिल के और सीरिया को इस वॉर जोन से निकालना और सीरिया को आगे बढ़ाना, ये अभी उसका मानना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखा गया, जो कि बशर अल असद मतलब जिस आइडियल मतलब जिस कम्युनिटी से थे, एक अलग कम्युनिटी से थे, उस कम्युनिटी का जेनोसाइड हुआ, मतलब बहुत मारा गया। फिर ये भी है कि जो बशर का सपोर्टर है, वो भी इससे फाइट कर रहा है। लेकिन सब मिला के देखेंगे तो जो अलसराह है, इसमें एक अभी सीरिया का मैटर एक इंटरनल ही मैटर है। कोई एक्सटर्नल पार्टी इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है अभी प्रेजेंट में। ना तो अमेरिकन का कोई इंटरफेरेंस है, ना तो रसिया अपने में लगा हुआ है, ना ईरान भी अपने में लगा हुआ है, तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ईरान भी ये भी देख रहा है जो भाई अभी हम अमेरिकन के साथ अभी न्यूक्लियर डील में लगे हुए हैं, ये वाला फाइनल हो जाए, अभी हम यहाँ पे कुछ करेंगे। उधर यहाँ ईरान जो है वो इजराइल के साथ फंसा पड़ा है, क्योंकि इजराइल अभी हमास को भी ठोक रहा है बढ़िया से। ठीक, तो ये सब चीज़ देखकर अलसराह मतलब अभी वो अपना काम को आगे बढ़ा रहा है। तो हुआ क्या कि ये जो कतर हो गया, सऊदी हो गया, यूएई हो गया, ये सब मिलके, और आप कह सकते हैं टर्की, ये सब मिलके बोला कि जो भाई इसको मेन स्ट्रीम में ले आते हैं, सीरिया को भी, और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं, मतलब थोड़ा पीस लेके आते हैं। तो ट्रंप से भेंट मुलाकात करवा दिया गया। तो ट्रंप ने भी बोला जो भाई जो भी सैंक्शन वैंक्शन है वो हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मेन क्या है, सीरिया इधर से यहाँ से क्या होता है, जो इसका इंडस्ट्री है या जो भी है, ऑयल ऑयल हो गया, गैस हो गया, यही सब इसका एक्सपोर्ट होता है। तो सैंक्शन लग जाता है, तो सैंक्शन भी तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है, इकोनॉमिक डेवस्टेशन आ जाता है। ठीक है, तो ट्रंप ने बोला चलो भाई तुमको भी हम मौका देंगे, तुमको भी जो सैंक्शन है वो ख़त्म करेंगे, और तुम भी अपना आगे निकलो, अच्छे से काम करो, बस ये है। तीसरा चीज़ ये देखा गया है कि अभी जो ट्रंप आया था उसने इस पे, हाँ, लेकिन एक चीज़ एक चीज़ है, ट्रंप जबकि इजराइल के बारे में अभी कुछ बात न हुई, ना तो इजराइल गया। ठीक, समझ गए। लेकिन उसने एक अब्राहम एकॉर्ड हुआ था, ट्रंप 1.0 में, ट्रंप 1.0 में अब्राहम एकॉर्ड हुआ था। ये अब्राहम एकॉर्ड ये है कि इसमें चाहता क्या है कि इजराइल का रिलेशन जितने भी अरब है, जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड है, उसके साथ अच्छा करने के लिए लाया था यूएसए ने। जो भाई मुस्लिम वर्ल्ड के साथ इसका रिलेशन को बढ़िया कर देते हैं, तो इसके इजराइल की भी सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं रहेगा, अपना आगे से फिर बढ़िया से तुम लोग अपना अपना आगे बढ़ेंगे। तो अब्राहम एकॉर्ड करवाया था, जिसमें सऊदी, यूएई, इस सब इजिप्ट, इस सब के साथ एकॉर्ड हो गया था। ठीक है, तो इस सब के साथ रिलेशन, मतलब इस सब के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन, मतलब कह सकते हैं ना, इसराइल का कोई उतना अच्छा था नहीं, तो वो रिलेशन को ट्रंप 1.0 में डेवलप मतलब बना दिया था, जो भाई सऊदी के साथ, यूएई के साथ और ये इजिप्ट के साथ, इस सब के साथ रिलेशन कायम हो गया था अब्राहम एकॉर्ड में, समझ गए।
तो सीरिया को भी बोला है, अभी जो अलसरहा है सीरिया को भी बोला है, जो तुम्हें भी भाई इस अब्राहम अकॉर्ड में तुम्हें भी साइन करना पड़ेगा। तो वो सोच रहा है भाई, मैं तो पहले अल नुसरा का हैंडलर था, अल नुसरा के लिए काम करता था, अभी मुझे इतनी बड़ी इज्जत मिल रही है कि मैं डायरेक्ट ट्रंप के साथ बैठ रहा हूँ, ट्रंप से बात कर रहा हूँ। तो उसने ही बोला नहीं नहीं, हम भी शांति से रहेंगे और जो आप बोलोगे सब करेंगे। ठीक है। तो ये अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। देखना कि यदि ये न्यूक्लियर डील हो जाता है ना ईरान के साथ, तो ट्रंप, देखना ट्रंप ये भी करेगा कि अब्राहम अकॉर्ड में ईरान को भी लेके चला आएगा। क्योंकि ट्रंप अभी एक मुहिम पे निकला है। वो क्या है, ट्रंप चाहता है कि जो भाई इस बार का जो नोबेल पीस पीस प्राइज होगा ना, वो मुझे ही मिलना चाहिए। ठीक। नोबेल पीस प्राइज वो मुझे ही मिलना चाहिए। ठीक। एक चीज़ देखेंगे कि जो भाई आपके मुकेश अंबानी भी गए थे ट्रंप से मिलने के लिए। इसके पीछे का क्या है? क्योंकि देखो वेनेजुएला है ना, वेनेजुएला पर भी अमेरिकन का सैंक्शन रहता है। सैंक्शन ये रहता है कि भाई इससे तुम कोई भी तेल नहीं खरीदोगे, जो तेल खरीदोगे इससे उस पे हम सैंक्शन लगा देंगे। सैंक्शन मतलब क्या? मान लीजिए इंडिया तेल खरीदेगा वेनेजुएला से किसी से, जिस पे अमेरिकन मान लो बोल रखा है, तो इंडिया से ट्रेड नहीं करेगा। इंडिया को बोलेगा जो भाई तुमसे ट्रेड करेंगे तो तुम पे 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। मतलब जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। तो वेनेजुएला से अंबानी साहब थे, वो तेल खरीदते थे। तो वो ट्रंप से, इससे पहले भी हुआ था, मतलब पहले वाली बात बता रहे हैं, तो उन्होंने ट्रंप से बात की थी, जो सरकार हम, क्योंकि अब देखोगे ना जामनगर में अंबानी का बहुत बड़ा रिफाइनरी है। ठीक है। रिफाइनरी में क्या करता है, कच्चा तेल खरीद के लाता है, उसे रिफाइन करता है, फिर बेचता है वर्ल्ड में दूसरी जगह। ठीक। तो बोला कि वेनेजुएला से सस्ता तेल मिलता है, खरीद लेंगे। अमेरिकन ने बोला हम टैरिफ लगा देंगे भाई तुम्हारे पे। ठीक। तो पर्सनली गए थे, जो मुझे तेल खरीदने दो, पिछले, इससे पिछले बार। अभी किस बात के लिए गए हैं वो आई डोंट नो, देखते हैं। ये समझ गए। तो अभी ये मिडिल ईस्ट में यही इतना तक ही चल रहा है। अब हम आके देखते हैं यूरोप के अंदर। देखिए यूरोप में हुआ क्या है, एक चीज कि जो ये टैरिफ वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, तो ट्रेड वॉर में ट्रंप ने क्या किया, अपने एलाई को भी नहीं छोड़ा। एलाई मतलब क्या हो गया? एलाई मतलब क्या हो गया? ईयू हो गया, नेटो हो गया, ये सब इसका एलाई हो गया। इसको भी नहीं छोड़ा। ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन को भी, किसी को नहीं छोड़ा, सबके ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो जो यूरोप से मतलब एल्युमिनियम, स्टील, इस सब का जो एक्सपोर्ट होता है, उस सब पे सब टैरिफ लगा दिया। समझ गए। तो टैरिफ तो ठीक है अपनी जगह पे, एक चीज़ है। तो एक चीज़ अपने टैरिफ अपने जगह पर, एक चीज़, एक रहता है इकोनॉमिक फ्रंट पे, एक पॉइंट है। सेकंड चीज़ हुआ क्या है कि जो नेटो बना था, नेटो बना था, नेटो जो बना था वो मेन था कि यूएस प्लस यूरोप, ये दोनों लीड करेंगे किसके, किसको काउंटर करेंगे? रसिया को। ठीक। रसिया को काउंटर करेंगे। लेकिन जब आप ट्रंप वन में देखोगे, ट्रंप उस टाइम कह रहा था जब भाई नाटो वेटो कुछ है नहीं, नाटो में जो भाई 60-70% मेरा केवल बजट का, मतलब मैं 70% खर्चा करता हूँ, मेरा क्या इंटरेस्ट है? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि जो जो कहते हैं, जो पैराडाइम शिफ्ट इसको बोलते हैं, कि जो पहले वर्ल्ड में था कि यूएसए और यूएसएसआर दो ही पावर थे। ठीक। तो जो खेल का मैदान था ना, जो पावर दिखाने का जो मैदान था, वो था यूरोप था। ठीक है। तो इसीलिए नेटो जरूरत था। लेकिन जब से नेटो का मतलब यूएसएसआर खत्म हुआ है, यूएसएसआर टूट गया, रसिया केवल रह गया, और 90s के बाद से जिस तरह से चाइना का उभरना स्टार्ट हुआ, 2010-12 के बाद जिस तरह से चाइना ने अपना मसल्स पावर दिखाना स्टार्ट किया, तो यूएसए का उतना इम्पोर्टेंस नहीं रह गया अमेरिकन की नज़र में। ठीक है। अमेरिकन के लिए यूएसए उतना इम्पोर्टेंस नहीं रह गया। अब देखो बाइडन जो है, या तो बाइडन जो है उसने यूक्रेन को क्यों मदद की? तो वो तो मजबूरी में जाके मदद किया। मजबूरी में किया क्योंकि नेटो का पार्ट है, और नेटो का कोई महत्व नहीं रह जाता। अब नेटो का महत्व नहीं रहेगा तो इधर इजराइल को इजराइल को उधर परेशान करेगा अरब में। ठीक। तो इसीलिए एक कह सकते हैं जो सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए मजबूरी में आके यूक्रेन को हेल्प करना पड़ा, और नेटो को जिंदा रखने के लिए उसको हेल्प करना पड़ा। अदरवाइज अमेरिकन का कोई उतना इंटरेस्ट है नहीं अब।
वहाँ पे अमेरिकन का जो इंटरेस्ट ये है कि जो भाई वर्ल्ड में मैं पावरफुल हूँ, मेरे अलावा कोई मेरे आसपास यदि घूमने की कोशिश करेगा तो मेरा डायरेक्ट उससे फाइट होगा हर एक फ्रंट पे। तो अमेरिकन जानता है कि जो भाई अब ये पावर शिफ्ट के होके कहाँ चला गया है, इंडो पैसिफिक में चला गया है, समझ गए, इंडो पैसिफिक में चला गया है, जहाँ पे चाइनीज है, ठीक, इंडो पैसिफिक में, जब इंडियन ओशन से लेकर उधर पैसिफिक ओशियन तक, अमेरिकन का वेस्ट कोस्ट तक ये हो गया। लेकिन नेटो में बाइडन ने किया था। अब अमेरिकन, अभी ट्रम्प कह रहा है कि भाई अब मतलब हाँ, ट्रम्प का कोई इंटरेस्ट है नहीं। अब यूरोप का क्या है कि यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल मतलब प्रॉब्लम दिखने को मिलता है, क्योंकि जो यूएस जो पुतिन है या रसिया है, वो जो देख रहा है, जो जिस तरह से यूएसएसआर को तोड़ दिया गया 90 में, 1990 91 में तोड़ दिया गया, तो उसके अंदर भी एक रिवेंज है, जो भाई हमें जो तुम 15 पार्ट में तोड़े हो, हम तो इसको पूरा करके रहेंगे, हम तो इसका बदला लेके रहेंगे। तो वो भी देख रहा है, वो भी देख रहा है कि भाई इधर यूरोप कमज़ोर होगा तो मैं धीरे धीरे जो भी है सबको अपने में मिलाने की कोशिश करूंगा, जो कि अभी उसके अंदर आत्मा की जो बात है, ये रशिया की जो अंतर आत्मा की जो बात है वो चीज़ है। तो यूरोप को इस बात का डर है, मतलब रशिया से डर है, उसको चाइना वाइना से कोई लेना देना नहीं है, उसको उससे डर है। लेकिन यूरोप को ट्रंप आने के बाद ट्रंप बोल रहा है जो भाई हमें तुमसे नहीं मतलब है, अमेरिकन का पॉलिसी है, चाइनीज़ के लिए, चाइना उसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक। तो अमेरिकन ने फिर नेटो वेटो पर उतना फोकस कर नहीं रहा है, ठीक। तो अभी क्या किया है अमेरिकन ने, जो भाई अभी तुम रसिया और ये यूक्रेन दोनों लड़ाई मत करो, तुम दोनों अपना पीस कर लो, शांति कर लो, सीज फायर कर लो, ठीक है। देखो, एक चीज तो है, यदि यूरोप को आप यदि देखोगे, यूरोप को देखोगे तो सब कह रहे हैं सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो, ठीक है। लेकिन यूरोप ये इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, इसको पचा नहीं पा रहा है, जो भाई सारे यूरोपियन मिलके हम यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहे, यूक्रेन को बचाना चाहे, लेकिन फिर भी रशिया मतलब घुटने नहीं टेका, ठीक। तो उसको डर है कि जी जो 15 टूटा हुआ है वो आने वाले टाइम में फिर रसिया उसके ऊपर ना अटैक कर दे, जैसे कि एस्टोनिया, लटाविया, लुथियाना, ठीक है, फिनलैंड, ये सब जितने भी है जो रसिया के बॉर्डर पे हैं, इस पे रसिया के बॉर्डर पे इस पे अटैक ना कर दे, इस सबको अपने में ना मिला ले। तो यूरोप का ये अपना एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यूरोप अपने लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है, अपने लेवल पे काम करना स्टार्ट किया है। वो भी जान रहा है कि जो भाई अमेरिकन का नाटो में उतना इंटरेस्ट रह नहीं गया है, ठीक। तो और दूसरा चीज़, जब अमेरिकन ने जब ट्रंप ने क्या किया कि इसके ऊपर यदि आप देखोगे कि ये टैरिफ लगाया है यूरोप के ऊपर भी, तो इससे भी उन लोगों को दुख हुआ है, जो भाई मेरे मेरे ऊपर क्यों टैरिफ लगाया, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरे ऊपर क्यों टैरिफ लगाया। तो इसके लिए भी इन लोगों ने अपना काम करना स्टार्ट किया है, क्या, ठीक है, समझ गए। तो अभी सीज फायर चल रहा है, कह रहे हैं कि 1-2 दिन में सीज फायर हो जाएगा। अब अमेरिकन ट्रंप ने तो कुछ भी होता है तो आके कह देता है जो मैंने करवा दिया सब कुछ, दुनिया में कहीं कोई टेंशन होगा तो मुझे बुलाओ, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं सारा ख़त्म कर दूंगा। तो ट्रंप तो कह रहा है ये कर दिया। आप देखते हैं अभी अभी जो हुआ है टर्की में, इस्तांबुल में जाके एक मीटिंग हुआ है। अब उस मीटिंग में क्या निकल के है, कुछ नहीं है। जेडी वेंस भी आया था, जेडी वेंस भी था वहाँ पे, आई थिंक जेडी वेंस वहाँ पे था कि नहीं था पता नहीं। हाँ, लेकिन ये भी पोप वोप का जो हुआ है उसमें भी जेडी वेंस से मिला था। तो अभी ये चल रहा है, अब देखते हैं इसमें सीज फायर होता है क्या होता है, ठीक है। आप देखेंगे जब यूरोप को देखोगे, अपने लेवल पे देखोगे काम करता हुआ, तो एक चीज़ बड़ा अच्छा हुआ है कि एक चीज़ बहुत है, रोमानिया में जो अभी इलेक्शन हुआ है, रोमानिया में जो रोमानिया का बॉर्डर देखोगे, तो रोमानिया का बॉर्डर ब्लैक सी में आता है, ब्लैक सी में, ठीक। ये हो गया ब्लैक सी, यहाँ पे रोमानिया है, ठीक है। और ये हो गया आपका यूक्रेन है, ठीक। यहाँ पे यूक्रेन हो गया, ये रसिया हो गया, ठीक। ये टर्की हो गया, ठीक, समझ गए। यहाँ पे क्रीमिया है। तो रोमानिया में जो अभी इलेक्शन हुआ तो यहाँ पे दो थे, एक थे प्रो ईयू, जो यूरोपियन यूनियन को अपना माई बाप मांगता था, दूसरा था प्रो ट्रम्प, नेशनलिस्ट टाइप का था, ठीक, प्रो ट्रम्प था। अब यहाँ पे हुआ क्या कि रसिया चाहता था कि जो भाई प्रो ट्रम्प इंसान यहाँ बन के आए,
यहाँ रोमानिया को मतलब क्या करे, लीड करे, उससे क्या होगा, तो नेशनलिस्ट होगा वो, उसको लेना देना है नहीं ईयू का क्या प्रॉब्लम है, यूक्रेन का क्या प्रॉब्लम, वो अपने रोमानिया के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। तो जो जो ट्रम्प आया वो प्रो ट्रम्प है वो क्या होगा, जो प्रो प्रो ट्रम्प होगा वो क्या होगा, डील मेकर होगा, इकोनॉमिस्ट पर्सन होगा, उसको लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं, उसको बिजनेस करना है, उसको बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उसको कंट्री के पर कैपिटा इनकम, उसको इकोनॉमिक रिकवरी, इस सब पे काम करना है। और रोमानिया में भी देखोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, वहाँ पे करप्शन सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग स्टेज में है। यूरोप को कह देखते हैं ना तो सारा डेवलप नहीं है, रोमानिया डेवलपिंग स्टेज में है क्योंकि वो ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है, ठीक है। तो वो रशिया चाहता जब प्रो ट्रम्प वाला आए यहाँ पे, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे प्रो ईयू वाला आ गया। दूसरा चीज़ ये है कि नेटो का फोर्स लगभग 1200-1300 वहाँ पे नेटो का फोर्स रोमानिया के अंदर रहता है, ठीक है। मतलब जो बहुत ज़्यादा फोर्स रोमा नेटो के अंदर रहता है, ठीक। तो रसिया चाहता है जो भाई ट्रम्प वाला आएगा तो ये नेटो वाले सबको भगाएगा और अपना काम देखेगा अपने कंट्री के लगभग, लेकिन हो क्या गया, प्रो ईयू का जो ईयू का जो एक यूरोपियन यूनियन, एक कंसोलिडेटेड यूरोप, एक दूसरे से मिला हुआ, इस पे जो फोकस करता है, उस तरह के वहाँ का प्रेसिडेंट आ गया है इलेक्ट होके। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि जो टेलीग्राम का जो सी मतलब मालिक है, जो उसका फाउंडर है, डुरोव जो है, पॉवेल डुरोव, उसने बोला है कि भाई ये जो फ्रेंच है ना, फ्रेंच की जो एजेंसी है वो पूरे रोमानियन इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया है, वो अपने पसंद का जो कैंडिडेट था उसको जिताने के लिए इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया है, और वो जो प्रो ट्रम्प वाला था उसको हराया है, ठीक। तो ये चीज़ यूरोप में चल रहा है, ठीक। दूसरा चीज़ अभी यूरोप में देखोगे तो यूरोप में अभी देखो, जब तक ब्रेग्जिट हुआ है ना, ब्रेग्जिट के बाद ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन भी अब थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है ईयू के अंदर, इकोनॉमिक फ्रंट पे ज़्यादा सा इंटरेस्ट लेने लगा है, ठीक। ब्रेग्जिट होने के बाद, ब्रेग्जिट तो जो कर लिया तो ब्रिटेन का भी हम इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि इकोनॉमिकली दे रहा है जो मतलब किस तरह से ट्रम्प की पॉलिसी एक वोलाटाइल पॉलिसी होती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो चाइनीज़ पे डिपेंडेंसी बढ़ाएँगे तो क्या होगा, ठीक। अभी जो ब्रिटेन का इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो आगे की तरफ बढ़ा है, बहुत लेवल तक लगभग हो ही गया है, जो एफटीए हुआ है इंडिया के साथ। अभी हमारा इंडिया और ब्रिटेन का ट्रेड देखोगे तो वो कितना 15-20 बिलियन डॉलर के लगभग ट्रेड है, ठीक है। और इसको आगे बढ़ाने की बात चल रही है, तो ब्रिटेन में अपने इस लेवल पे ये चल रहा है अभी। अब इसमें हम अभी यहीं तक रखेंगे, अब आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर चाइना के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर चाइनीज़ और आसियान के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से जब रेसिप्रोकल टैरिफ आया तो चाइनीज़ किस तरह से मुड़ गया फिर आसियान की तरफ, ठीक। फिर देखेंगे ट्रंप ने किस तरह से 90 डेज का पॉज लिया, फिर उसके बाद वो फिर अपने बात से मुकर गया, क्या रीज़न था, क्या इकोनॉमिक कंडीशंस अमेरिकन के अंदर ऐसा क्या आया जिसमें कि वो जो रिटेलिएशन वाला था वो उसको कंटिन्यू नहीं रखा, क्या एक लिटमस टेस्ट किया अमेरिकन ने, ठीक। उसके बाद ताइवान के साथ अभी हम चाइनीज़ ने बात करना स्टार्ट किया है, वो देखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे इंडियन के बारे में, देखेंगे ट्रंप जो कह रहा है मैंने सब कुछ करवा दिया है पाकिस्तान के साथ, वो देखेंगे क्या इंटरेस्ट है, तो यही सब हम आगे में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर इट वॉचिंग इट।